सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीट जो प्री पात्रता की परीक्षा होने वाली है। डेट इन्होंने जनवरी के दूसरे पखवाड़े में जो बताया है, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण क्या बिंदु है उस पर अपन बात करेंगे कि क्या क्या सवाल विद्यार्थियों के मन में है और उनका बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसके किन किन बिंदुओं पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। मैंने बिंदु पहले से ही लिख रखे, आप देख सकते हो। 2022 में जिन्होंने पात्रता अर्जित कर रखी है, इसके कुछ डाउट्स नहीं रहे, उसके लिए रिकॉर्ड करने का वीडियो का उद्देश्य इतना ही था कि जो डाउट है किसी के विद्यार्थी के, तो वो तैयारी करने वाले के मन में नहीं रहे। तो 2022 में जिसकी पात्रता अर्जित हो चुकी है उसको किस वे में आगे बढ़ना चाहिए, एक तरीका ये, इस एक सवाल है इसका ये है। और बीएड या डीएलएड की एपियरिंग वाले जो विद्यार्थी है उनके लिए क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है, और योग्यता एवं शैक्षिक अर्हता की जो शर्तें हैं कि आपको क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो उनके लिए क्या रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा पॉइंट है कुछ बदलाव जो कि उन्होंने बताया है कि ये बदलाव इस पात्रता में करने जा रहे हैं, तो उसमें क्या बताया गया है वो देखेंगे अपन। और ग्रेड 1 या सेकंड की जो तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट या सेकंड की ग्रेड फर्स्ट या सेकंड की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, अब उनको किस वे में आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्योंकि पात्रता की जो खबर है तो उनको एक लग रहा है कि जैसे कि मेरे पास भी काफ़ी मैसेज आए, अब रीट के लिए क्या पढ़े। जो पहले ग्रेड 1 या सेकंड ग्रेड के तैयारी कर रहे थे उनका सेम ही यही सवाल था कि इसके लिए क्या करें, हमको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। और पांचवा जो इसका क्वेश्चन है वो अपन ये रखेंगे, सिलेबस पर तैयारी की कुछ नॉर्मल बातें जो क्या ध्यान रखनी है, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो इन्होंने, ये आपने वायरल था, ये आपने देखा ही होगा। इसमें आप देख सकते हो जनवरी के दूसरे पखवाड़े में संभावित शासन सचिव जो है कृष्ण कुणाल, उनका ये दिया हुआ। तो अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसके तैयारियों की, रीट के तैयारियों के संदर्भ में आयोजित हुई थी। तो उसमें बताया गया है कि पात्रता के लिए रीट परीक्षा के आयोजन के लिए नोडल एजेंसी है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है। पहले भी पात्रता का एग्जाम जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता था, चाहे 21 का हुआ हो 22 का हुआ हो, तो उसके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता था। फीस भी इन्होंने यथावत ये बताया है। और न्यूनतम अंक अपडेट करने का परीक्षा में 5वां विकल्प शामिल करने का निर्णय लिया गया है। मतलब जो बदलाव के बारे में मैं आपको बता रहा था उस बदलाव में इसमें ये अभी तक जो बताया गया है, बाकी चीजें बताने को ऐड करके लोग कुछ का कुछ बता रहे हैं, लेकिन इसमें बदलाव का ये है कि एक तो 5वां विकल्प शामिल किया जाएगा हर एग्जाम में। जो 5वां मतलब आपको OMR में 5वां गोला दिया जाएगा, यदि आप नहीं कर रहे हो तो वो गोला भरना है, नहीं तो वो OMR भी चेक नहीं होगी, निर्धारित इतने परसेंटेज प्रश्न गोले नहीं भरने पर। तो ये 5वें गोले का निर्णय लिया गया है। और उत्तीर्ण के लिए न्यूनतम अंक अपडेट करने, मतलब पहले जो इनका नियम था कि 60% मार्क्स लाने, उत्तीर्णांक के लिए इतना होना चाहिए, बाकी को 5% की छूट थी, तो उसमें कुछ ये बदलाव कर सकते हैं। ये दो है, इसमें ये बदलाव कर सकते हैं। बाकी संभावित तिथि जनवरी 2025 के दूसरे पखवाड़े में होगी। तो ये जो बदलाव की दो चीजें इन्होंने बताई है, मेन चीज इसमें यही है। बाकी न्यूज़पेपर की ये कटिंग हुई है, इसमें भी आप ये देख सकते हो 5 विकल्प वाला, बोर्ड को जिम्मेदारी दी गई है अभ्यर्थी वगैरह। और आनंद फानंद में इस आयोजन की घोषणा के पीछे कारण बताया गया है, जो न्यूज़पेपर में बताया गया है वो ये है कि सीएम विदेश जा रहे हैं और उपचुनाव को देखते हुए इन्होंने घोषणा की है। जो भी रहे, बाकी एग्जाम की तिथि तक इन्होंने निर्धारित कर दी है, तो शायद दिवाली से पहले या बाद तक फॉर्म की भी शुरुआत हो जानी चाहिए। तो बदलाव की मैंने बात कर ली। इसके बाद अपन देखते हैं पात्रता अर्जित है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो पात्रता अर्जित के लिए मैंने पिछले जो नोटिफिकेशन था, पिछला 2022 में एग्जाम हुआ उसका जो नोटिफिकेशन था उसमें क्या बातें थी उसको देख कर ही अपन पात्रता, शैक्षिक अर्हता और जो इसकी वैलिडिटी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप इधर देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा गया है रीट 2022 का नोटिफिकेशन है, 2022 का, जो कैंसिल होने के बाद पुनः कैंसिल, रीट कैंसिल हुई थी उसके बाद 2022 की पुनः हुई थी, उसका नोटिफिकेशन है। रीट 2022 प्रमाण पत्र की वैधता, ये पॉइंट दिया हुआ है H। इसमें लिखा गया है कि राजस्थान सरकार के प्रारंभिक शिक्षा विभाग के पत्रांक क्रमांक 7-13 प्रारंभिक शिक्षा आयोग 22 पाठ दिनांक 16/3/22 से रीट प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन कर दी गई है।
तो वैधता के संदर्भ में ये स्पष्टीकरण है, आप साइट से इसको डाउनलोड करके भी आप देख सकते हो, क्योंकि कई जनों का ये डाउट था। आप ये देख सकते हो वैधता आजीवन कर दी गई है, तो कई जनों का ये डाउट था कि इसकी वैलिडिटी 3 साल है कि बढ़ाई है कि क्या है, तो इसकी आजीवन वैधता कर दी गई है। अब ये पॉइंट उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो ये पॉइंट उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अदर एग्जाम, चाहे ग्रेड फर्स्ट हो, सेकंड हो, या फिर कोई अदर एग्जाम, जो भी इसकी तैयारी कर रहे हो, जिनके लिए रीट केवल एक प्लान बी के रूप में काम कर रहा है, प्लान बी के रूप में काम कर रहा है। तो वो ये सोचते हैं कि पात्रता के लिए उनके लिए तब तक जनवरी तक कोई लोड नहीं रहेगा, वो 3-4 महीने बाद में मेन एग्जाम के भी कर सकते हैं। तो उनके लिए ये पॉइंट था कि आजीवन पात्रता की वैधता है, तो पात्रता के लिए चिंतित नहीं होने की आवश्यकता। लेकिन मेरी उनको लिए एक एडवाइस रहेगी कि आप जो ये पात्रता है इसको बिल्कुल भरे और एग्जाम देने जाए, बिल्कुल एग्जाम देने जाए। डीएलएड वालों को तो देना ही है, बाकी जिनके बीएड है और बाकी कोई अदर ऑप्शन भी है तो भी पात्रता का एग्जाम जरूर देने जाए, क्योंकि रीट का एग्जाम अक्सर ये होता है कि हर गवर्नमेंट में नई नई नियम बन जाते हैं। जैसे कि अपन पिछले की बाकी जो रीट की तैयारी कर रहा है, 1-2 एग्जाम दिया है, उसको तो बिल्कुल पक्का अनुभव हो ही जाता है कि किस तरीके से सिस्टम काम करता है। जैसे कि पुरानी 21 का अपन देखें, 21 में जो कैंसिल होना और उससे पूर्व की भर्तियां थी, ये डायरेक्ट थी, रीट के अंकों के आधार पर ही इन्होंने बताया था कि इसके आधार पर ही हम भर्ती करेंगे। ये बाद में नकल के कारण कैंसिल हो गई थी, फिर 22 में हुई। तो इसमें 22 में इसमें 2 तरीके से किया, प्री एग्जाम करवाया और मेन एग्जाम करवाया। प्री मतलब यही पात्रता, और मेन एग्जाम करवाया। मेन एग्जाम के अंकों के आधार पर इन्होंने मेरिट बनवाई। बाकी 2021 से जो मेरिट भर्ती रीट की भर्ती थी, उसमें 90-10 का 70-30 का रेशियो था। 70% रीट की पात्रता होती थी, जैसे अभी 150 मार्क्स की, उसमें से 70 जुड़ते थे, 30 जुड़ते थे, वो जुड़ते थे ग्रेजुएशन के नंबर आपके कितने थे उसके आधार पर जुड़ते थे। और बाद में जैसे कि संशोधित करके 21 वाले में 90-10 का इन्होंने रेशियो का किया था, जो कि कैंसिल हो गया था बाद में। तो कहने का मतलब ये है कि हर गवर्नमेंट अपने तरीके से अलग अलग तरीके से भर्ती करवाने का प्रयास करती है कि इसको पात्रता को ही मुख्य परीक्षा बनाया जाए कि क्या किया जाए। अभी तक ये इसमें कुछ स्पष्ट नहीं है। बाकी बाद में आने वाले दिनों में मान लीजिए कि पात्रता 2 महीने हो जाए, उसके बाद में ये निर्धारित हो जाए कि मुख्य परीक्षा नहीं करवा कर इसको ही ऐड करेंगे, कुछ इसके मुख्य परीक्षा के साथ इसके 10% ऐड कर दिए जाए पात्रता के नियमों में, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि एक तरीके से देखें तो प्रयोग होते हैं इस भर्ती के साथ हर बार नए नए। तो जो सीरियसली जिसका टारगेट है कि तैयारी इसकी भी करनी है, वो पात्रता को बिल्कुल हल्के में न ले, उसको 7-7 महीना 1.5 महीना जितना आप बाकी तैयारी के साथ में इसको दे पा रहे हैं, वो आपको बिल्कुल इसके साथ में देना ही चाहिए। मेरी ये एडवाइस है, ऐसे बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। कई बार क्या हो जाता है, जैसे कि कई तैयारी करने वाले पात्रता इस हिसाब से देते हैं कि ये पात्रता तो 60% ही लाने हैं, हो ही जाएंगे। लेकिन मैंने ऐसे एग्जाम्पल भी देखे हैं, ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जिनकी पात्रता देने जाते हैं वो होती नहीं है, लेकिन लोगों को फिर बताना पड़ता है कि हो चुकी है। ऐसे रियल में ये एग्जाम्पल थे ऐसे। तो आप 60% के क्राइटेरिया भी, कई बार क्या होता है जैसे कि बाल विकास वगैरह, मैथमेटिक्स, एक सीमित समय में अपन प्रश्न करते हैं तो वो ज़्यादा कठिन हो जाता है। बाल विकास वाला साइकोलॉजी का पोर्शन आता है, वो भी बाकी एग्जाम की अपेक्षा रीट में टफ ही आता है। तो आपको ये ध्यान रखने की चीज़ें, ये वैधता के प्रश्न पे मैंने बताया, इसकी वैलिडिटी बाकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये प्रश्न ठीक था, उनका प्रश्न था। बाकी जैसे कि अपन देखें, पहले उत्तीर्णांक, न्यूनतम उत्तीर्णांक, इसमें भी गवर्नमेंट सोच रही है कि 60% को कुछ अलग कर दिया जाए या फिर 5% की और एक्स्ट्रा छूट दी जाए किसी को। तो पहले 60% था, 60% मतलब 90 मार्क्स। इसमें टीएसपी नॉन टीएसपी यही था, इसमें 55%। ये अलग अलग कैटेगरी थी, शहरिया क्षेत्र के लिए अलग थी। तो ये इसमें उत्तीर्णांक में चेंज हो सकता है जैसा कि बताया है। अब अपन आगे देखते हैं, अगला प्रश्न इसमें था अपियरिंग वाले विद्यार्थियों का था। तो इसके लिए पुरानी विज्ञप्ति का जो अपन देखते हैं पिछड़ा वाला भाग, इसमें पहले की जो 2022 की वैकेंसी का था, इसमें आप देख सकते हो पॉइंट बी 3.3 का पॉइंट बी, इसमें लिखा गया है किसी भी शिक्षक प्रशिक्षक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत व्यक्तियों के संबंध में स्पष्टीकरण। मतलब कोई भी टीचिंग जो डिप्लोमा या डिग्री है उसमें अध्ययनरत है, अपियरिंग है, उसके लिए स्पष्टीकरण क्या दे रखा है, ये यदि सूचना दी गई है प्रभावी सूचनाओं को शैक्षिक अर्थता रखते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो उपरोक्त प्रशिक्षण कोर्स में योग्यता राज्य सरकार द्वारा प्रचलित प्रभावी नियमों के अनुसार
अध्यापक भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व समस्त शैक्षिक योग्यताएं तथा 2022 में प्राप्तांक उत्तीर्णांक कर लिया हो। मतलब इसका निष्कर्ष ये निकलता है, आप ये देख सकते हो, ये पॉइंट भी उसमें डाउनलोड करके आप देख सकते हो। बाकी निष्कर्ष इसका ये है 2022 की भर्ती का मेंस जो एग्जाम है, जो प्री हुआ पहले, उसके बाद में मेन हुआ, मेन के जो फॉर्म भरे गए थे, मेन के फॉर्म भरे गए थे, उससे पूर्व फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी, फॉर्म भरने की लास्ट डेट, उससे पूर्व आपकी शैक्षिक योग्यता प्राप्त की जानी चाहिए। शैक्षिक योग्यता फॉर्म भरने की डेट से पूर्व, मतलब जैसे कि फॉर्म भरे गए आज की तारीख मान ले, तो आज से पूर्व इसकी शैक्षिक योग्यता, मतलब बीएड का रिजल्ट है तो आ जाना चाहिए, 4 ईयर इंटीग्रेटेड है तो उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, मेंस के फॉर्म भरने से पूर्व, प्री वाला नहीं। और एक तो ये शैक्षिक योग्यता प्लस प्री पास होना चाहिए, प्री पास होना चाहिए तभी फॉर्म भर सकता है, और शैक्षिक योग्यता है वो पूरी हो जानी चाहिए, नहीं तो डीवी में वो कैंसिल हो जाएगा उसका। तो ये पहला पिछला वाला नियम था, तो ये आप समझ चुके होंगे मैंने जो समझाया है वो, कि फॉर्म भरने से पूर्व उसकी शैक्षिक योग्यता है वो पूरी हो जानी चाहिए और प्लस प्री पास होना चाहिए तभी वो इसमें एलिजिबल है। ये पॉइंट नंबर बी इसमें दिया हुआ है, और ये 2022 का जो विज्ञप्ति थी उसका ये पॉइंट है। इसके बाद जो अगला सवाल था अपना, ये मैंने तीनों पॉइंट क्लियर कर दिए गए हैं, ये आप देख सकते हो। 22 में अर्जित विद्यार्थी आजीवन वैधता का क्लियर कर दिया, अपीयरिंग का बता दिया, बदलाव है वो बता दिए। अब जो ग्रेड 1 या सेकंड की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी है उनके लिए महत्वपूर्ण चीज, उनके लिए क्या करना चाहिए, कई ये डाउट होते हैं इसकी तैयारी करें या न करें, करें तो कैसे करें, इसको साथ में मैनेज कैसे करें, वो कई के डाउट रहते हैं। तो मेरा ये मानना है यदि आप प्रॉपर वे में ग्रेड 1 या सेकंड की तैयारी कर रहे हो, यदि आप इसको ही लेके बैठे हैं तो इसको छोड़ने की आवश्यकता आपको नहीं है कि आप 3rd ग्रेड के चक्कर में ये दोनों तैयारियां आप मिस कर रहे हो, दोनों को छोड़ के उस पर शिफ्ट हो रहे हो, ऐसी बात नहीं है। आप पहले से जुड़े हुए हो तो ऑलरेडी आपकी रीट तो क्लियर हो गई, रीट ऑलरेडी क्लियर होगा, नहीं है तो आप उसको महीना भर देके एक बार रीट जो पात्रता है, रीट पात्रता को एक बार आपको क्लियर कर ही लेना चाहिए, ताकि बाद में मान लीजिए ये एग्जाम आगे एक्सटेंड हो, 1st ग्रेड के बाद आपको टाइम मिल जाए, तो एक थोड़ा आपके ऑप्शन बन जाता है कि आप तैयारी इसमें बाद में तैयारी इसकी भी कर पाओ। कुछ कारण हो जाए कि इसमें नहीं हो, या फिर कोई अदर कारण हो, बीमार वगैरह हो सकते हैं, कई एग्जाम से पूर्व भी ऐसी स्थिति बन जाती है, तो एक प्लान रहता है कि साथ में आप तैयारी कर पाओ। बाकी बहुत सारे मुझे लगता है कि जो 1st ग्रेड या 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे होंगे, 2022 अभी ही गया है, तो उनकी पात्रता होगी। यदि पात्रता नहीं है तो उनको एग्जाम दे देना है, और बाकी जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उनकी पात्रता 60% हो ही जाएगी, तो वो आपको फॉर्म भरना है और ये भी देना ही चाहिए। क्योंकि साथ मैं भी तैयारी कर रहा था, मैंने पात्रता 21 वाला कैंसिल हुआ, वो भी मैंने दिया था, उसमें भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे, चाहे L1 हो या L2, बहुत अच्छे मार्क्स थे। और 22 का था, वो भी मैंने मेरे एग्जाम से पूर्व में मैं पात्रता देने गया था, हालांकि मेरा 1st ग्रेड का पेपर अच्छा हुआ तो फिर मैंने मेन एग्जाम की तैयारी नहीं की थी। बाकी एक ऑप्शन हर एक व्यक्ति रखता है कि इसके बाद में ये ऑप्शन रखना चाहिए, तो सही एडवाइस तो यही होती है। बाकी जो उसमें जैसे कोई बोल देता है कि नहीं नहीं एक ही एग्जाम, इसके अलावा फॉर्म भी मत भरो, तो ये फॉर्म न भरने वाली गलती नहीं, फॉर्म आपको सब फिलअप करने हैं, देने भी लगभग सुविधा बने तो लगभग सब फॉर्म देने आपको एग्जाम देने चाहिए। और ये एग्जाम आप ध्यान रखना, ये फॉर्म भर के और आपको जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके भी देना ही है, क्योंकि ये आप तैयारी कर रहे हो तो साइकोलॉजी आप पढ़ चुके होते हो, तो 30 नंबर की वो साइकोलॉजी कर देते हो, हिंदी होती है वो कर देते हो, और बाकी संस्कृत है उससे सिमिलियर है, या इंग्लिश कोई लेता है वो कर सकते हो, मैथ रीजनिंग मैथ साइंस वाले मैथ साइंस कर लेते हैं, SST GK पढ़ा रहता है, कुल मिला के उनके 60% बन ही जाता है, जो अच्छी ये सीरियसली तैयारी कर रहा है उसकी। तो बाद में मान लीजिए इस एग्जाम के बाद यदि मेन एग्जाम होता है जो पुरानी रीति से ही हो रहा है, तो आप इसमें एलिजिबल हो आगे ये एग्जाम देने के लिए मेन वाला, इसमें कुछ गड़बड़ हो तो आपके लिए प्लान बी एक सेफ, यदि आपने यही नहीं दे रखा है, आपके पास यही नहीं है, तो आपके लिए वो आगे वाला ऑप्शन बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी ये जो तैयारी कर रहे हैं, मैं उसके लिए एक चीज़ और साथ में ये कि आप तैयारी कर रहे हो तो कंटिन्यू एक पे बिल्कुल फोकस रखें, साइड में बिल्कुल ये रखें, लेकिन जो व्यवस्थित 1st ग्रेड की कर रहे हैं, बहुत 2-3 बार सिलेबस पूरा कर लिया है, उनको कहीं पर डाइवर्ट होने की आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए, दिमाग में विचार आनी नहीं चाहिए, यदि आपके बहुत अच्छे से चल रही है तैयारी तो। बाकी जिसके 1-2 यूनिट हुई है, बाद में रिवीजन नहीं किया या फिर किसी अन्य कारण से टाइम वेस्ट किया है, तो उसके माइंड में जरूर ये सवाल आएंगे। बाकी ये प्रॉपर वे में ग्रेड 1 या 2nd की आपके बहुत अच्छे से चल रही है तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 2nd ग्रेड की भी यदि अपन देखें तो RPSC के पास DPC वाली जो फाइल है,
प्रमोशन की, सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड का जो प्रमोशन है। तो डीपीसी की जो फाइल है वो आरपीएससी तक पहुंच चुकी है। वो मेरिट बेस के आधार पर फिर लिस्ट बना के सेकंड ग्रेड के प्रमोशन भी महीने या 1.5 महीने में जरूर ये हो सकते हैं। तो ये सेकंड ग्रेड की सीट भी बहुत सारी खाली हो जाएगी, इसमें भी वैकेंसी आने को ही है। और डीपीसी के बाद भी इनका गणना करके और ग्रेड 1 की सीट भी एक पता लगेगा कि गवर्नमेंट को आगे क्या करना है, क्योंकि डीपीसी जो अटकी पड़ी है वो भी आरपीएससी को फाइल पहुंच गई है। तो कुछ समय में ये दोनों वैकेंसी भी देखने को मिल सकती है। तो आप अपने हिसाब से निर्णय करें कि क्या करना है, क्योंकि काफ़ी ने 2-3 बार सिलेबस किया है, तो उनके लिए मुझे नहीं लगता कि अब निर्णय बदलना उचित होगा। बदलना है ही नहीं, आपको केवल पात्रता का फॉर्म भरना है, एग्जाम देने जाना है, 60% आ ही जाएगा। बाकी जिसके पुरानी अर्जी थे वो यदि 15-20 दिन इसको दे के थोड़ा व्यवस्थित कर ले तो भी कोई समस्या की बात नहीं है, क्योंकि ये पुराना आपके पड़ा हुआ ही है। 20-25 दिन में कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस की बात नहीं है। अब एक लास्ट जो पॉइंट है सिलेबस था, तैयारी की कुछ बातें, तो इसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे यदि L1 और L2 का अपन देखें, जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो सब ये पता ही होगा जिन्होंने 1-2 बार दिया है। जैसे अपन L1 में देखें तो सीडीपी, जो बाल मनोविज्ञान के जो प्रश्न आते हैं, 30 प्रश्न आते हैं, इसमें भी सीडीपी आती है। यदि इसमें देखें अपन, सीडीपी के बाद लैंग्वेज 1 आती है, लैंग्वेज 2 आएगी, और मैथ और ईवी एनवायरनमेंट आएगी। ठीक है, इसमें लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और साइंस मैथ जो सब्जेक्ट आएगी उसके लिए एसएसटी के लिए एसएसटी, हिंदी के लिए हिंदी, बाकी सब्जेक्ट वाइज जो भी रहेगा इनके। तो आप ये देखिए इसमें फॉर्म के टाइम में जो तैयारी जो इसकी पहली बार कर रहा है, बाकी को तो पता ही होगा, उनके लिए ये पोर्शन उन्हीं के लिए है जो पहली बार कर रहा है। तो आप L1 वाले हैं जो सीडीपी के लिए ये अच्छी खासी आती है। यदि देखें अपन फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड से थर्ड ग्रेड की जो साइकोलॉजी है वो टफ ही आती है। तो इसके लिए आप कोई भी एक अच्छे टीचर को देख लीजिए। आपने पहली बार पढ़ा है तो ऑनलाइन अच्छा कोई कोर्स ले लीजिए या फिर कोई अच्छी किताब ले लीजिए। मार्केट में जो भी टीचर है, चाहे धीर सर की, वंदना जादव मैम की हो, बाकी कोई भी अदर सर जिनकी किताबें काफ़ी सारी इसकी है, या फिर कोई गाइड वगैरह खूब सारी है इसकी। लैंग्वेज 1 में आप हिंदी ले सकते हो, जिसको लैंग्वेज में आप बिल्कुल सही तरीके से चूज करना। ऐसे नहीं किसी ने भर दिया इंग्लिश तो आप भी इंग्लिश भर रहे हो, किसी ने कि नहीं हो जाएगा ये तो बहुत ही सिंपल है, तो वो बात नहीं होती है। देखा देखी आप नहीं भरें। आपको यदि नहीं ये आता तो आप उसकी जगह दूसरी सब्जेक्ट ले सकते हो, लेकिन मजबूरी में नहीं भरे कि भरनी ही है। हिंदी के साथ में संस्कृत का कॉम्बिनेशन भी रहता है। मैंने जब दिया था तो संस्कृत ही लिया था और इसमें 30 आउट ऑफ 30 संस्कृत में मेरे आए भी थे। साइकोलॉजी में 30 नंबर थे मेरे, और संस्कृत में भी 30 में से 30 थे। तो कहने का मतलब है संस्कृत हिंदी के साथ में सेट बैठ सकता है। कोई पंजाबी, उर्दू जो भी सब्जेक्ट लेना चाहे इसमें ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। और मैथ और ईवीएस के लिए कोई अच्छी गाइड। इसके लिए एक बात और ध्यान रखना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसका एग्जाम करवा रहा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसका एग्जाम करवाया तो आरबीएसई बुक्स है, राजस्थान बोर्ड की बुक्स है, उनको आपको फ्रंट पे रखना ही है, उनको ध्यान देना ही है। कोई अच्छी गाइड है जिसमें राजस्थान बुक्स का, आरबीएसई के बुक्स का कोई सार हो या फिर ऐसा हो, वो भी आप देख सकते हो। और चाहो तो ये बुक्स आपको पूरी करनी ही है, बाकी इस एग्जाम के लिए कंपलसरी है। ये फायदे में आप रहोगे। बाकी मैथ और ईवीएस के लिए मथुरिया सर की गाइड आती है, वो आप देख सकते हो। बाकी इसके लिए सेम टू सेम सीडीपी के लिए ये लैंग्वेज का आप वही ध्यान रखो। और लैंग्वेज यदि आप हिंदी ले रहे हो तो इसके लिए 11th-12th वाली जो है नवीन हिंदी व्याकरण, वो या फिर राघव प्रकाश, ये आप देख सकते हो, बेस्ट है। बाकी संस्कृत के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से किसी से आप जुड़ सकते हो, अच्छे कोर्स भी मार्केट में भी मिल जाएगी। जैसे कि संस्कृत साफल्यम वो है, वो संस्थान है एक, वो 2-3 और टीचर हैं, आप इसके लिए देख सकते हो लैंग्वेज के लिए जो संस्कृत आप लेते हो। तो बाकी साइंस मैथ के लिए आप देखो तो इसके लिए मथुरिया सर की बुक आती है, वो अच्छी आती है। इसके अलावा एक अवनी पब्लिकेशन की भी एक बुक निकाली है सर ने, मैंने वो देखी थी, उस समय लाई थी, लेकिन बाद में इसकी तैयारी की नहीं तो देखा नहीं, क्योंकि मेंस के लिए मैंने लाई थी, क्या देखूंगा एक बार, लेकिन की नहीं फिर इसकी तैयारी, पेपर अच्छा गया था। तो इसके लिए वो भी बुक अच्छी है, मथुरिया सर की भी बुक अच्छी है। और बाकी आप जो अन्य कोई गाइड या एसएससी की कोई अच्छी सवाल हो वो आप करो, तो उससे क्या रहता है कि साइंस के लिए एक अच्छे लेवल के सवाल करते हो तो एग्जाम में यदि टफ सवाल भी आ जाए तो आपको उसमें अच्छी प्रैक्टिस उससे ऊपर के लेवल की होती है, तो बेनिफिट रहता ही है। एसएसटी के लिए और इनके लिए आरबीएससी की बुक को आपको महत्व देना है, और बाकी कई गाइड वगैरह मार्केट में आपको इनकी मिल जाएगी। तो ये बताने का एक ही मकसद था मोटा मोटा कि आप किस तरीके से कंटेंट आप, और इसमें बेहतरीन वीडियो आप यूट्यूब पे मिलेंगे। मैंने तो केवल एक बताने के लिए जस्ट, बाकी मैंने मुख्य सवाल मैंने जो लिखे थे इधर वही थे। बाकी कंटेंट आप कोई भी देख के फिक्स कर सकते हो, मैंने बताया उसमें से आप देख सकते हो।
या फिर इसके अदर भी आपको कोई इंफॉर्मेशन हो तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो मेन जो मैंने सवाल लिए थे ये लगभग मैंने इसके बारे में पूरा बता दिया गया है। इसके अलावा भी यदि कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।